हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है हम लोगों के जीवन में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट? वो है एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा ही एक ऐसा व्यवस्था है जो किसी भी इंसान को, या इंसान ही क्यों, जानवरों को भी, किसी को भी एजुकेशन जो है वो बना सकता है सोशल, और एक घर को, एक देश को दुनिया के सामने सबसे ऊंचा दर्जा दे सकता है। तो इस एजुकेशन पॉलिसी में हम लोग फ्रीडम के बाद 1947 के बाद बहुत सारे चेंजेस लाते रहते हैं। वो इस वजह से ताकि एजुकेशन जो है वो आजकल के मॉडर्न सिस्टम जो है उसके हिसाब से चल पाए, उसके हिसाब से सही दिशा में चल पाए। फ्रीडम के बाद 1968 में सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी लाया गया। मतलब जो हम लोगों के देश में एजुकेशन चलेगा वो एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस में चलेगा। दैट मीन्स पूरा इंडिया में एजुकेशन सिस्टम जो है एक ही तरीके से चलेगा, ताकि एक जगह का स्टूडेंट दूसरे जगह पे जाके उसको दिक्कत ना हो। ये सोच के बनाया गया 1968 में। उसके बाद 1986 में उसमें कुछ चेंजेस लाया गया। चेंजेस इसलिए लाया गया क्योंकि डिमांड जो था वो चेंज का था। वो उस समय का जो सिस्टम था उस सिस्टम के साथ चलने की वजह से, उस सिस्टम के साथ चलने के लिए वो चेंजेस लाया गया। 92 में थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस किया गया, लेकिन हम लोग 86 का ही जिक्र करते हैं। उसके बाद इतना साल होने के बाद 2020 में फिर से एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया गया। और ये चेंजेस जो है वो शायद इस जितना भी चेंजेस हुआ है इसमें सबसे बड़ा चेंजेस है। इसके लिए डॉक्टर कस्तूरी रंजन जो इसरो के साइंटिस्ट हुआ करते थे, उनके प्रेसिडेंटशिप में एक कमेटी बनाया गया। और ये कमेटी था, अभी तक जितना भी कमेटी बनाया गया एजुकेशन सिस्टम के बारे में रिसर्च करने के लिए या एजुकेशन पॉलिसी बनाने के लिए, उसमें सबसे बड़ा कमेटी हुआ। आइए आज हम लोग देख लेते हैं कि 1986-92 में जो चेंजेस हुआ, जो एजुकेशन पॉलिसी आया हम लोगों में, और 2020 में जो एजुकेशन पॉलिसी आया, जो शायद 2022 या 2023 में इंप्लीमेंट होने वाला है, क्या क्या चेंजेस आया, पुराना सिस्टम क्या था, नया सिस्टम कैसा हुआ, और इसमें हम लोगों को क्या लाभ हुआ और क्या अभी तक हम लोग सही नहीं कर पाए, ये सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, जो पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट इंडिया का देखते थे, जो डिपार्टमेंट का नाम था MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसका नाम ही चेंज कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। सिर्फ ये एजुकेशन डिपार्टमेंट को ही देखेगा, ठीक है। इसके अलावा पहले जो सिस्टम था, हम लोग जो सिस्टम पढ़े हैं 10+2 का सिस्टम था। मतलब 1 से लेके 10 तक, उसके बाद 2 तक, मतलब 11 and 12। ये 10 से लेके 10+2 में क्या हुआ, गवर्नमेंट के दिया गया जो बोर्ड है, उस बोर्ड में चाहे वो CBSE हो, चाहे वो ICSE हो, चाहे वो आपका कोई स्टेट बोर्ड हो, उस बोर्ड के निगरानी में हम लोगों को पढ़ाई करना पड़ता था। उस बोर्ड के एग्जाम हम लोगों को क्लास 10 में देना पड़ता था, फिर क्लास 12 में देना पड़ता था। उसके बाद हम लोग चले जाते थे कॉलेज में, और वो कॉलेज में कोई गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं था, वो यूनिवर्सिटी के अंडर हम लोग कोई भी ग्रेजुएशन हुआ या मास्टर डिग्री हुआ वो हम लोग करते थे। तो ये 12 इयर्स, सिर्फ 12 साल जो है वो गवर्नमेंट के अंडर हम लोग पहले करते थे। अभी वो चेंजेस किया, चेंजेस करके 12 साल की जगह पे 15 साल कर दिया गया, 5+3+3+4। मतलब ये 10+2 को इस तरीके से तोड़ दिया गया। इसमें हम लोग को क्या क्या मिलेगा या क्या क्या लाभ होगा वो आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे। पहले तो देखिए
ये 12 साल गवर्नमेंट हम लोगों को देखता था, अभी हो गया 15 साल। ये एक सबसे बड़ा चेंजेस हुआ है। ये 15 साल हुआ क्या, इसका मतलब क्या हम लोगों को ज्यादा एज तक पढ़ाई करना पड़ेगा? नहीं, हम लोगों का जो क्लास 1 से पहले जो स्टेज था वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई बोर्ड नहीं था, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट उसमें कोई इंटरसेप्शन नहीं था। बट इस समय इस पॉलिसी में गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली अब हम लोगों को जो एजुकेशन दिया जाएगा क्लास 1 से पहले, उसकी तरफ गवर्नमेंट इंसेप्शन करेगा। आइए देख लेते हैं। पहले जो फेज है वो फाउंडेशन फेज के नाम से दिया गया, जो 5 साल का होगा। ओके, इस 5 साल में होगा क्या? सबसे बढ़िया बात ये हुआ है, जो मतलब सही बात या अच्छी बात जो भी बोले, वो है 3 साल जो सिर्फ बच्चा खेलेगा। आप लोगों में भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हुआ होगा बचपन में, या मेरे साथ भी हुआ था कि स्कूल नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है? इस सर से डर लगता है, इस मैम से डर लगता है, इस वजह से स्कूल नहीं जाना है, पढ़ाई करना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर टाइम पे खेलने के लिए नहीं भेजा जाता तो एकदम पूरा घर में बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता था। खेलना जरूरी है, पढ़ना उतना जरूरी नहीं है। बच्चा में समझ में किसी को नहीं आता है। तो ये देखते हुए गवर्नमेंट क्या किया, जो हम लोग पाड़ा मोहल्ले में खेलने जाते थे, कुछ भी खेल हुआ, वो खेल का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गवर्नमेंट अपना स्कूल में लाना शुरू कर दिया। 3 साल, पहला 3 साल जो है बच्चा को आना है स्कूल में। कोई भी यूनिफॉर्म हो सकता है, यूनिफॉर्म का उतना कोई मजबूरी नहीं है कि यही यूनिफॉर्म पहन के आना है। बच्चा स्कूल में आएगा, वो दिन भर खेलेगा। टीचर को भी इसी हिसाब से ट्रेनिंग भी दिया गया। अब क्या होगा, जो बच्चा स्कूल आने से डरता था वो अब सुबह सुबह जल्दी उठ के तैयार हो जाएगा कि हमको स्कूल जाना है। क्यों? क्योंकि स्कूल में जाके खेलना है। ये होगा पहला, जो फर्स्ट 3 इयर्स है वो सिर्फ होगा प्ले स्कूल, मतलब सिर्फ खेलो। कोई एग्जाम का डर नहीं है इसमें, पढ़ाई तो नहीं है तो एग्जाम कहां से होगा। लेकिन हाँ, पढ़ाई शुरू होगा कहां, उसके बाद का जो 2 साल होगा वो स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 मतलब क्लास 1 और क्लास 2 में होगा। इसमें पढ़ाई शुरू हो जाएगा, बच्चा को नॉर्मली जो पढ़ाया जाता है वही पढ़ाया जाएगा, लेकिन कोई एग्जाम नहीं होगा, मतलब एग्जाम का डर नहीं होगा। आप लोग यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, एग्जाम फियर को कैसे ओवरकम किया जाए, एग्जाम के डर से कैसे बचा जाए। एग्जाम का डर बच्चा में ही अगर हम लोग बैठा दे तो बच्चा का जो मेंटल ग्रोथ है वो शायद थोड़ा बहुत इफेक्टेड हो सकता है। ये सोच के इस कमिटी ने इस 5 साल में कोई भी एग्जाम ना लेने का फैसला कर दिया। ओके, ये तो 5 साल गया। अब इस 5 साल के बाद ये आया 3 साल, जिसको नाम दिया प्रीपरेटरी स्टेज, जो 3 साल का होगा। वो स्टैंडर्ड 3 to 5, 3, 4 एंड 5 3 साल का होगा, क्लास 3 से लेके क्लास 5 तक। इसमें क्या चेंजेस किया गया, इसमें एग्जाम आ गया, एग्जाम स्टार्ट हो गया, क्लास 3 से एग्जाम स्टार्ट होगा। इसमें ये देखिए सबसे बड़ा जो 2 चेंजेस हुआ है वो है लैंग्वेज, सेकंड है एक्टिविटी एंड थिंकिंग डेवलपमेंट। अब देखिए, आप लोगों के किसी के भी घर में छोटा बच्चा हो जो अब तक शायद स्कूल गया भी नहीं हो, तो आप लोग क्या सोचिएगा, थोड़ा बहुत वो उसका मेंटल ग्रोथ हो, मानसिक रूप से वो अच्छा से चीजों को देखे समझ सके, इस चीज के बारे में ध्यान रखते हैं। ओके, तो यहां पे लैंग्वेज एक बहुत मतलब चर्चित विषय है कि हम लोगों को एजुकेशन अपना मदर टंग में, अपना लैंग्वेज, अपना मातृभाषा में एजुकेशन मिलना चाहिए या इंग्लिश में एजुकेशन मिलना चाहिए, क्या है। देखिए, बात तो सही है कि मातृभाषा में अगर एजुकेशन मिलेगा तो हम लोगों का थिंकिंग पावर जो है वो ज्यादा होगा, वो ज्यादा अच्छा से हम लोग समझ भी पाएंगे और ज्यादा अच्छा से हम लोग उसको इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे। सेकेंड वन, अगर इंग्लिश सही से नहीं जान पाएंगे तो बाहर के देशों में बाद में अगर कभी गए तो हम लोगों को दिक्कत होगा, या इन फ्यूचर जो पढ़ाई होगा उसमें दिक्कत हो सकता है हायर स्टडी में। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत डाउट है। चाइना में अगर देखिएगा, चाइना में सिर्फ चाइनीज लोग इंग्लिश उतना नहीं पढ़ता है, सिर्फ चाइना में बात करता है, चाइनीज भाषा में बात करता है, तो उन लोगों का डेवलपमेंट तो बहुत हुआ, लेकिन बाहर के देशों में बात नहीं कर पाता है, तो बाहर के देशों में नौकरी भी नहीं मिलता है। ओके, तो ये थोड़ा बहुत कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे है। सेकेंड वन, एक्टिविटी एंड थिंकिंग डेवलपमेंट।
तो बच्चा को हम लोग शिक्षित करेंगे, बच्चा को पढ़ाएंगे, सब कुछ ठीक है, एग्जाम लेंगे ये स्टेज पे, वो भी ठीक है। बच्चा को बोलते हैं कि बेटा आप लोग थोड़ा सा चेस खेलना सीखो या सुडोकू सॉल्व करो, किस लिए करते हैं? ताकि हम लोग का थिंकिंग पावर जो है वो उसी स्टेज से अच्छा से और अच्छा से बढ़ना शुरू हो जाए और अच्छा से डेवलपमेंट करे। तो यहां पे जो पढ़ाई होगा वो रट्टा मारने वाला पढ़ाई नहीं होगा जो अभी चलता है। यहां पे होगा एक्टिविटी बेस्ड पढ़ाई, मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो ज्यादा यहां पे दिया जाएगा। थिंकिंग डेवलपमेंट, कैसे एक बच्चा सोच सकता है, कैसे उसको और डेवलप किया जा सकता है, इस बारे में बातचीत होगा, इस बारे में पढ़ाई होगा स्टैंडर्ड 3 टू स्टैंडर्ड 5 में। ओके, यहां पे ये गया 8 साल। देखिए एज लेकिन पहले 6 इयर्स में क्लास 1 में आता था, अब प्ले स्कूल आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा लेकिन जो एज में क्लास 5 पास करता था उसी एज में क्लास 5 पास करेगा। जो आप लोगों का डाउट पहले था कि ज्यादा एज में जाके हम लोगों को बोर्ड का एग्जाम देना पड़ेगा कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। सेम एग्जाम सेम बोर्ड जो एज है उसी एज में जाके आप लोगों को देना है। ओके, ये पार्ट देखिए, ये 3 इयर्स का है, 3 साल का है, जिसको हम लोग मिडिल स्टेज बोलते हैं। 6 टू लेके 8 तक, क्लास 6 से लेके 6, 7, 8 तक 3 साल जो है बच्चा को मिडिल स्टेज में डाला गया है। इसमें क्या क्या चेंजेस होगा? देखिए इसमें सब्जेक्ट तो आ गया, सब्जेक्ट मैथ, साइंस, आर्ट्स, ये तो नॉर्मली रहता ही है, वो रहेगा भी। लेकिन चेंजेस हुआ इसका सिलेबस में। पहले रट्टा मारो रट्टा मारो रट्टा मारो, इतिहास पढ़ने गए सिर्फ रट्टा मारने गए नहीं। अगर कोई आंदोलन हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये भी सोचने वाला बात है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, ये भी सोचने वाला बात है। मतलब ऐसे इस तरीके से पढ़ाया जाएगा, इस तरीके से सिलेबस बनाया जाएगा कि बच्चा सोचे कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ऐसा होता तो क्या होगा। सिर्फ रट्टा मारने वाला कोई बात इसमें नहीं रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट इस स्टेज में जो है वो कंप्यूटर कोडिंग है। देखिए हम लोग जो लोग स्टेट बोर्ड में बच्चा को डालते हैं, कंप्यूटर का सी भी उन लोगों को नहीं पता है। जो लोग सीबीएसई में डालते हैं, सीबीएसई का बच्चा को पता होगा, क्लास 1 से वो लोग कंप्यूटर तो पढ़ता है, लेकिन कभी भी कंप्यूटर वो लोग ना ही समझ पाता है और ना ही उन लोगों को अच्छा लगता है। प्रॉब्लम 2 जगह पे है। एक, हम लोगों का पेरेंट्स को कंप्यूटर के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, इसलिए वो लोग सोचता भी नहीं है कि कंप्यूटर हम लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अच्छे टीचर का भी बहुत कमी है। मैं एक पर्सनल एग्जांपल देता हूं। मैं किसी स्कूल में कभी पढ़ाया करता था, तो मेरे आने से पहले मैं कंप्यूटर सब्जेक्ट लेता था। मेरे आने से पहले बच्चे लोगों में कंप्यूटर मतलब ही वो बोरिंग क्लासेस लगता था। लेकिन सच बोल रहा हूं, मैं अपने आप को बड़ा नहीं करके नहीं बोल रहा हूं। मेरे आने के बाद जिस तरीके से हम पढ़ाए, जिस तरीके से उन लोगों को समझाए, कंप्यूटर भी एक सब्जेक्ट उन लोगों को लगा, उसमें भी पास करना है ये लगा, उसमें भी पढ़ना है सीखना है ये लगा। ये कब लगेगा? सिर्फ अगर एक्सेल वर्ड सीखोगे, पेंटिंग करोगे, प्रैक्टिकल में जाके तो बच्चा सिर्फ पेंटिंग ही करता है, मजा कहां आएगा? मजा तब आएगा जब वो कंप्यूटर का कोडिंग करेगा, जावा करेगा, सी करेगा, मतलब कोडिंग, कोड जिस कोड से सॉफ्टवेयर बनाया जाता है वो जब सीखेगा, थिंकिंग पावर जब उसमें लगेगा, तब बच्चा को पसंद आता है कि हाँ कंप्यूटर भी एक सब्जेक्ट है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर तो लाया गया, साथ में कंप्यूटर कोडिंग लाया गया। मतलब कंप्यूटर का अलग अलग जो लैंग्वेज होता है उसका कोड कैसे होता है वो इस स्टेज में ला दिया गया। ये बहुत ही बढ़िया काम किया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। बट ये कोडिंग आने के बाद आशा करता हूं कि बच्चा लोगों में वो एक इंकरेजमेंट होगा, बच्चा लोग उसको एंटरटेन करेगा। नेक्स्ट, यहां पे देखिए थर्ड लैंग्वेज, जो पहले भी था। थर्ड लैंग्वेज क्या था? ये जो स्टेज था, इस स्टेज में लैंग्वेज अपने मातृभाषा में कर सकता है। जरूरी मजबूरी नहीं है कि मातृभाषा में ही करना पड़ेगा। इंग्लिश, अगर कोई इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहे तो इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ सकता है, इंग्लिश में भी सीख सकता है। लेकिन हाँ, मजबूरी ये है, जरूरी ये है कि उस स्कूल में मातृभाषा भी होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर मातृभाषा में करना चाहे तो वो कर सकता है उसमें। यहां पे भी वही था।
मातृभाषा में करना चाहे तो कर सकता है, इंग्लिश मीडियम में करना चाहे तो कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक और लैंग्वेज लाया गया। इंडिया में बहुत सारा लैंग्वेज है, उसमें से एक लैंग्वेज को यहाँ पे आपको बच्चा को चूज करना पड़ेगा कि वो लैंग्वेज हमको सीखना है। ये एक यहाँ पे अच्छा बात किया। इसके अलावा इस पूरा मिडिल स्टेज में कंप्यूटर को छोड़ के अगर कोई इंपॉर्टेंट और काम किया वो है वोकेशनल कोर्स। अब देखिए, हम लोग इंडियन कल्चर में बहुत सारे माता पिता हैं कि बच्चियों को स्कूल भेजते हैं, लेकिन दिमाग में रहता है कि बच्ची जो है मेरा घर में आके थोड़ा सिलाई बुनाई सीखे, या बच्चा जो है वो घर में आके थोड़ा बहुत घर का जो ट्रेडिशन है, घर का जो आमदनी होता है जिस चीज से पापा, कोई किसी के पापा कारपेंटर है, किसी के पापा मैसन है, ये इस चीज के बारे में बच्चा सीखे। तो वो सारी चीज वोकेशनल कोर्स में इंक्लूड किया गया। मतलब अगर कोई बच्चा चाहे कि टेलरिंग सीखना है हमको, इन फ्यूचर उसको टेलरिंग में काम आ सकता है, तो वो टेलरिंग सीख सकता है, कारपेंटरिंग सीख सकता है, तो कोई भी ऐसे वोकेशनल कोर्स वो कर सकता है। ये बहुत ही बढ़िया काम किया है, क्योंकि देखिए एक बात तो मानना पड़ेगा कि सब कोई अच्छा नंबर से पास कर नहीं सकता है और सब किसी को अच्छा नौकरी मिल नहीं सकता है, तो सबको अपना ऑक्यूपेशन चुनना पड़ेगा फ्यूचर में जाके। तो यहाँ पे चुनने के लिए आप शुरू से ही गार्जियन का इंस्पिरेशन हो सकता है इसमें कि तुम भाई इस वोकेशनल ट्रेनिंग में इस वोकेशनल कोर्स को करो, ताकि तुमको इन फ्यूचर अगर कुछ नहीं हुआ, नौकरी नहीं मिला, तो तुम इस फील्ड में आ सकते हो। तो ये चीज यहाँ पे लाया गया, ये वोकेशनल कोर्स इसमें लाया गया। ये 3 साल, तो 8 साल और 3 साल 11 साल चला गया। बचा कितना हम लोग के पास? और 4 साल बचा है। मतलब ये 8 के बाद हम लोग 4 साल कहां जाएंगे वो देखते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, जो 4 साल का होने वाला है, वो है सेकेंडरी स्टेज। अभी हम लोग क्या करते हैं, क्लास 10 तक पढ़ते हैं, क्लास 10 का बोर्ड का एग्जाम देते हैं, फिर 11, 12 जाते हैं, वहां पे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में से कोई एक चूज करते हैं। आईसीएसई में पहले ही चूज हो जाता है 9, 10th में ही। इसमें क्या चेंजेस हुआ है पहले वो देख लेते हैं। ये 4 साल का जो है वो क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक है। 9, 10, 11, 12 ये 4 साल जो है वो सेकेंडरी स्टेज पे आ गया है। इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ है? इसमें नो स्ट्रीम, ये बहुत बढ़िया चीज किया है। देखिए, जो लोग आप लोग पढ़े लिखे हैं, जो लोग आप लोग ऑलरेडी पास हो चुके हैं, कभी आप लोगों को लगा होगा साइंस लेते समय कि हमको केमिस्ट्री अच्छा नहीं लगता है, हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहते हैं, हम जियोग्राफी अच्छा लगता है, हमको जियोग्राफी पढ़ना है। साइंस लेना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी ये सब तो लेना ही पड़ेगा, जियोग्राफी का कोई चांसेस नहीं है। बट यहां पे चेंजेस हुआ है कि आप लोग मल्टी लैंग्वेज ले सकते हैं या मल्टी सब्जेक्ट ले सकते हैं। मतलब अगर आप लोगों को मैथ्स अच्छा लगता है तो मैथ्स लीजिए, बायोलॉजी अच्छा नहीं लगता तो बायोलॉजी मत लीजिए, फिजिक्स अच्छा लगता है तो फिजिक्स लीजिए, जियोग्राफी अच्छा लगता है तो जियोग्राफी लीजिए, इंग्लिश तो पढ़ना ही है। मतलब यहाँ पे आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स बोल के अलग अलग कोई भी चीज नहीं है। आपको जहां से जो सब्जेक्ट चाहिए वो सब्जेक्ट लेके आप पढ़ सकते हो। ये बहुत अच्छा किया है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट अगर किसी चीज में है तो दब जाता है स्ट्रीम की वजह से। अगर मुझे कॉमर्स में अकाउंटेंसी पसंद है बट मैं साइंस लेके पढ़ता हूं तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि मुझे वो मिलेगा ही नहीं अभी के सिचुएशन पे। बट ये जो पॉलिसी आया है इसमें आप लोग अकाउंटेंसी भी ले सकते हैं, साइंस अगर लिए हैं, मैथ्स, फिजिक्स लिए हैं तो उसमें अकाउंटेंसी भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया चीज किया है। नेक्स्ट वन, क्रिटिकल थिंकिंग। देखिए, हम लोगों को सबसे ज्यादा अगर इस एजुकेशन में दबाया जाता है वो है रट्टा मारने का। इतना ज्यादा प्रेशर रहता है कि हम लोगों को रटना है तभी हम लोगों को मार्क्स मिलेगा, लेकिन हम लोग सोच ही नहीं पाते इस वजह से। लेकिन ये जो पॉलिसी आया है इसमें क्रिटिकल थिंकिंग पॉलिसी आया है। मतलब आप लोगों को सिर्फ रट्टा नहीं मारना है या रट्टा मारना ही नहीं है, आप लोगों को चीजों को बारीकी से देखना है, समझना है और उससे मेंटल ग्रोथ लाना है। ये क्रिटिकल थिंकिंग जो है इस स्टेज पे आया है। सबसे बड़ा जो चीज है वो है नो स्ट्रीम, कोई स्ट्रीम नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग है। इसके अलावा सेमिस्टर वाइज एग्जाम। अब आइए, हम लोग क्लास 10 का एग्जाम देते थे, बोर्ड का एग्जाम डरते थे,
क्लास 12 का एग्जाम देते थे, बोर्ड का एग्जाम डरते थे। ये डर ना हो इस वजह से, और पढ़ाई जो है वो सही समय पे हो इस वजह से। अगर बोर्ड का एग्जाम है, 10th का एग्जाम है, फरवरी में एग्जाम है, तो हम लोग दिसंबर से सोचने लगते हैं, डरने लगते हैं और ज्यादा पढ़ाई करना लगते हैं कि और मार्क्स लाना है। लेकिन यहां पे सेमेस्टर वाइज एग्जाम होगा, मतलब 6 महीने में एक एग्जाम हो जाएगा, तो 4 साल में 8 एग्जाम होगा, 6 महीने करके चेंज करके। तो इससे क्या होगा, जो लोग सोचते हैं कि एग्जाम से पहले पढ़ेंगे उन लोगों को रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, तो ये पढ़ाई जो है वो रेगुलराइज हो जाएगा इस सेमेस्टर वाइज एग्जाम के लिए। जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं उन लोगों को ऐसे ही सेमेस्टर वाइज एग्जाम ही देना पड़ता है। इसके अलावा और एक जो काम यहाँ पे हुआ है वो है फॉरेन लैंग्वेज। देखिए, मेरा तो बहुत इच्छा था कि मैं कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखूं, मैं प्रेफर करता था कि मैं जर्मन सीखूं, जो भी है वो नहीं हो पाया। एक तो पढ़ाई का प्रेशर था और पढ़ाई में ये सब इंक्लूडेड नहीं था। तो हम लोग इंडिया में 3 लैंग्वेज सीख लिए, इंग्लिश सीख लिए, मातृभाषा सीख लिए, या कोई और लैंग्वेज संस्कृत हो या कोई और लैंग्वेज हम लोग सीख लिए। लेकिन इस स्टेज में हम लोगों को सरकार की तरफ से एक और ऑफर मिल रहा है, वो है फॉरेन लैंग्वेज। आप लोग कोई भी फॉरेन लैंग्वेज पढ़ सकते हैं एक्सक्लूडिंग चाइनीज। चाइनीज यहाँ पे अभी तक इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन बाद में इंक्लूड जरूर किया जाएगा, क्योंकि वो भी जानना जरूरी है। क्योंकि चाइना इतना डेवलप कर गया है, इतना डेवलप कर रहा है, तो चाइनीज लैंग्वेज को भी हम लोगों को जानना जरूरी है, ताकि उन लोगों का थिंकिंग, उन लोगों का बात हम लोगों को समझ में आए। तो ये फॉरेन लैंग्वेज जो है ये आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा 9th से लेकर 12th तक। आप लोग कोई भी फॉरेन लैंग्वेज जो लिस्टेड है उसको चूज कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। किसी किसी का जवाब होगा इतना सारा सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ अच्छे से पढ़े, अकाउंटेंसी अच्छे से पढ़े, फॉरेन लैंग्वेज पढ़ के क्या होगा। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इन फ्यूचर बता नहीं सकते हैं कि आपको कौन से देश में जाना है या कहाँ क्या रहना है, नहीं रहना है, कुछ पता नहीं है। तो एक फॉरेन लैंग्वेज जान लेना बहुत जरूरी होता है, वो इंटरेस्टिंग भी होता है। इसके अलावा हम लोग इस स्टेज को, सेकेंडरी स्टेज को जब पार करके आएंगे, तब हम लोगों के लिए क्या होता था, पहले क्या होता था या अभी क्या होता है, बीए होता है, बीएससी होता है, बीकॉम होता है, ये सारी चीज होता है। मतलब जो आर्ट्स लेके पढ़ा उसको ग्रेजुएशन में बीए करना है, जो साइंस लेके पढ़ा उसको बीएससी करना है, जो कॉमर्स लेके पढ़ा उसको बीकॉम करना है। ये अभी तक का ट्रेंड चलते हुए आ रहा है। अब कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, तो कोई स्ट्रीम ही नहीं है, सब्जेक्ट तो है स्ट्रीम नहीं है, तो क्या मिलेगा उसको, ये सारे डिग्री तो मिलेगा नहीं। तो ग्रेजुएशन में क्या डिग्री मिलेगा और कितने साल का होने वाला है, ये थोड़ा देख लेते हैं। ये ग्रेजुएशन स्टेज जो है वो 3 साल का अभी होता है, लेकिन नेक्स्ट जो है वो 4 साल का हो जाएगा, जिसमें 3 साल मैंडेटरी हो जाएगा। ग्रेजुएशन का आपको डिग्री मिलने के लिए 3 साल आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तब ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा। लेकिन किसी किसी का होता है कि 1 साल पढ़ने के बाद कोई फैमिली मजबूरी आ गया या फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया कि वो और पढ़ नहीं पाया, या 2 साल बाद पढ़ नहीं पाया, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 साल बाद पढ़ नहीं पाया लेकिन 5 साल बाद उसको वो कंडीशन आ गया कि हम पढ़ सकते हैं। तो क्या होता था, अभी क्या होता है, शुरू से फिर पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे एक चेंजेस हुआ है। अगर आप ग्रेजुएशन में एंट्री कर लिए हैं और 1 साल पढ़ लिए हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिस सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा कि आप ये सब्जेक्ट लेके पढ़े हो और आपको 1 साल कंप्लीट हो चुका है। तो अगर 1 साल कंप्लीट होने के बाद पढ़ाई छूट गया, 10 साल बाद, 5 साल बाद अगर फिर से पढ़ाई स्टार्ट करना है, तो हमको ये साल और कंप्लीट नहीं करना है, इसको ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे 1 साल मेरा बचत भी हो जाएगा, जो अभी नहीं होता है, शुरू से करना पड़ता है। अभी 2 साल जब कंप्लीट हो गया तो आपको और एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जो होगा डिप्लोमा का। डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल गया। अब देखिए, नौकरी जहां पे होगा, ग्रेजुएशन लेवल का जो नौकरी होगा वो तो 3 साल के बाद 3 साल ही उसका क्राइटेरिया होगा। लेकिन कभी कभी हो सकता है पढ़ाई में इसका भी क्राइटेरिया वाला कोई नौकरी मिले या कोई नौकरी का नोटिफिकेशन आए, तब आप लोग यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल जब कंप्लीट हो गया तब उसको ग्रेजुएट बोला गया, तब उसको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिला, जैसे अभी मिलता है। लेकिन बीए, बीएससी, बीकॉम इस टाइप का कोई नाम नहीं होगा, ग्रेजुएट होगा। ओके, 4 साल अगर करेंगे, अभी 3 साल का होता है, अभी 4 साल हो चुका है, तो अगर 4 साल 3 साल के बाद अगर 4th ईयर भी आपको करना है, तो आपको एक रिसर्च सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब ग्रेजुएशन के बाद, ग्रेजुएट तो आप हो ही गए हो, ग्रेजुएट के साथ साथ आपको एक और सर्टिफिकेट मिल गया, रिसर्च। अब इसका क्या काम होगा,
मान लीजिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट करना है, मतलब ग्रेजुएशन के बाद और मास्टर डिग्री करना है। अभी क्या होता है, 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल फिर मास्टर डिग्री करना पड़ता है। तो जो लोग ये 4th ईयर कंप्लीट कर चुके हो, उन लोगों के लिए सिर्फ मास्टर डिग्री जो होगा वो 1 ही साल का होगा, मतलब उसको 2 साल वहां पे नहीं देना है। लेकिन जो लोग 3 साल तक किए हो, ये 4th ईयर रिसर्च वाला नहीं किए हो, उन लोगों को क्या फायदा मिल जाएगा, 1 साल मिलेगा? नहीं, उन लोगों को ये 2 साल कंप्लीट करना पड़ेगा। तो टोटल मिलाकर देखा जाए अभी भी 5 साल का है, इसमें भी 5 ही साल का होगा। ठीक है, और क्या चेंजेस हुआ हायर स्टडी में उसको देख लेते हैं। एमफिल जो है मास्टर इन फिलोसॉफी वो बंद हो गया, वो और नहीं होगा, उसके बदले आप पीएचडी कर सकते हो जो अभी भी होता है। ओके, ये पीएचडी जो है इसका टाइम बाउंडेशन हो गया है 4 साल। अभी देखिए पीएचडी करने में किसी का 7 साल 8 साल लग जाता है, किसी का 3 साल में भी कंप्लीट हो जाता है। ये डिपेंड करता है, क्या क्या चीज के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये 4 साल जो है ये फिक्स हो गया कि 4 साल में आपको पीएचडी डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो एजुकेशन सिस्टम है वो चेंज होने वाला है, 2022 में ही हो जाएगा। अगर नहीं हुआ कोरोना की वजह से तो 23 से ये स्टार्ट हो जाएगा। अब कुछ कॉमन क्वेश्चंस आता है कि मेरा बच्चा क्लास 6 में पढ़ता है, तो वो कौन से पॉलिसी में है? देखिए, जो पॉलिसी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, मतलब जिसमें वो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहा है, तो उसको उसी पॉलिसी में रहना है। वो 86 वाला 92 वाला पॉलिसी में है तो उसी में रहेगा। दैट मींस उसको क्लास 10 का बोर्ड का एग्जाम देना है, क्लास 12 का एग्जाम बोर्ड का एग्जाम देना है, बीए बीएससी उसी तरीके से चलेगा। बट जो लोग नया एडमिशन होने वाला है, जिन लोगों का नया छोटा छोटा बच्चे लोगों का, उन लोगों को इस एजुकेशन पॉलिसी में लाया जाएगा और इस तरीके से तैयार किया जाएगा। तो इसके लिए सबसे बड़ा जो दिक्कत है ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर। प्राइवेट स्कूलों में तो इंफ्रास्ट्रक्चर फिर भी मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारे इतने सारे गवर्नमेंट स्कूल है कि जिसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना मुश्किल है। एक तो ये सारे प्ले स्कूल के लिए वो सारे खेलने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो, कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर, और सबसे बढ़िया है कि कंप्यूटर के टीचर मिलना भी मुश्किल है। ये सारे मल्टी लेवल जो सब्जेक्ट हो जाएगा, ये सारे सब्जेक्ट के लिए टीचर रिक्रूट करना पड़ेगा। इन लोगों को उस तरीके से ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। टीचर ट्रेनिंग जो होगा वो 4 साल का होने वाला है इस पॉलिसी में। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत टाइमिंग जो है वो अभी लग सकता है। इसको पूरे तरीके से इंप्लीमेंट तो हो जाएगा, बट पूरे तरीके से अपने रूप में लाने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं इसका गुड थिंग क्या है, बैड थिंग। देखिए, गुड थिंग के बारे में तो इतना सारा हम सोच लिए, इतना सारा बोल दिए। कंप्यूटर गुड थिंकिंग है, वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत बढ़िया थिंकिंग है। इसके अलावा फॉरेन लैंग्वेज ये भी बहुत बढ़िया थिंकिंग है। इसके अलावा ये जो डिप्लोमा वाला सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, ये जो रिसर्च अलग अलग ईयर के लिए अलग अलग हो गया ताकि जिसका पढ़ाई छूट जाए उसको ना दिक्कत हो, ये भी बहुत बढ़िया ये यूज हुआ है इस पॉलिसी में। एग्जाम का डर जो है उसको भगाने के लिए और रेगुलर पढ़ाई कराने के लिए वो भी किया गया। स्टार्टिंग में एग्जाम नहीं हुआ, यहाँ पे सेमेस्टर वाइज एग्जाम हुआ। नो स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम नहीं है, मतलब जिसको जो सब्जेक्ट पसंद है वो सब्जेक्ट वो चूज कर सकता है। ये भी बहुत बढ़िया चीज हुआ। लेकिन कुछ खराब, कुछ बैड तरीका, कुछ बैड थिंग्स भी इसमें है। सबसे पहले जो बैड थिंग है कि फॉरेन लैंग्वेज में चाइनीज लैंग्वेज को इंक्लूड नहीं किया गया। देखिए, मान लीजिए कोई आपसे बेहतर है और आपको उसके जैसे बनना है, तो कैसे बनेंगे? पहले उसको समझेंगे कि कैसे वो इतना बेहतर है। सेम थिंग, चाइना अगर इंडिया से, इंडिया क्यों पूरा वर्ल्ड में अगर हम लोग ऐसा कोई घर में जगह, मतलब कोई घर नहीं है जहां पे चाइनीज प्रोडक्ट नहीं है। चाइना का पॉलिसी भी ऐसा है। वो लोगों को सिर्फ चाइनीज भाषा में ही वो लोग बात करता है, चाहे वो अपने देश में हो या बाहर में हो। उन लोगों को इंग्लिश उतना नहीं आता है। तो हम लोगों को चाइनीज लैंग्वेज सिखाना चाहिए था, इसलिए कि उस लैंग्वेज में सीख के हो सकता है हम लोग चाइना जाए, वहां की कोई बिजनेस पॉलिसी हो या तो कोई टेक्निकल पॉलिसी हो, उसको समझने के लिए हम लोगों को चाइनीज भाषा जानना जरूरी है। तो हम लोगों को यहाँ पे चाइनीज लैंग्वेज ना देके थोड़ा गलती हो गया लगता है अभी। लेकिन हाँ, बाद में ये इंक्लूड हो जाएगा जहां तक हमको लगता है। इसके अलावा देखिए, इतना सारे इंप्लीमेंट करने के लिए टीचर और इंफ्रास्ट्रक्चर
बहुत जरूरी है, जो शायद हम लोगों के अभी तक देश में वो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग नहीं बना पाए। 75 ईयर्स हो गया फ्रीडम का, हम लोग शिक्षा में और मेडिकल लाइन में, दोनों जो सबसे ज्यादा जरूरी में से हम लोग मानते हैं, वो दोनों अभी तक इतना इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए। तो हो सकता है इस कमेटी का जो पॉलिसी बनाया गया है, इसके ऊपर ध्यान में रखते हुए ये जो डेवलपमेंट है एजुकेशन सिस्टम में, उसमें थोड़ा बहुत क्यों बोले, बहुत ज्यादा चेंजेस हो और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम लोगों के साथ में हो। तो आप लोगों को ये एजुकेशन सिस्टम जो आने वाला है उसके बारे में आप लोगों को पूरा नॉलेज मिल गया होगा। अगर आप लोगों को इसमें भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलिए, और जितना हो सके उतना शेयर भी कीजिए, ताकि सबको इस पॉलिसी के बारे में पता चले, चाहे जो पास कर गए हैं या जिनके बच्चे अभी एडमिशन लेने वाले हैं या जिनके बच्चे अभी पढ़ते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।